Good morning, everyone. I'm Shubham Kumar. Here I am in the meeting about the food adulteration. Food adulteration is a global concern. Food adulteration poses high serious health weight and health to all boys. अगर मैं देखूँ तो फूड एडिक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे लिए, जैसे कि खाने के साथ मिलावटी हमारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा होती है, घी के साथ सर्दी में भी बताया कि चलती है। तो वैसे हमारी चीज़ों में बहुत सारी मिलावट होती है, वो हमारे यहाँ पे कोई इसका अपना ध्यान रखता नहीं है, तो वो चीज़ें चेक करके नहीं रखते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखते, एक्सपायरी नहीं देखते, कोई भी चीज़ ऐसा देखते नहीं है कि क्या क्या हमारे यहाँ पे चेंजेस हैं नहीं है, कोई भी चीज़ होती है वो बस ये देखते हैं कि फूड मुझे सस्ती मिल रही है, मैं वहाँ से जाके बाय करूँगा। वो क्वालिटी नहीं देखते फूड की, और वो सारी चीज़ें देख के और जहाँ से सस्ती मिलती है वहीं से लेना पसंद करते हैं। कोई भी क्वालिटी मार्क नहीं देखते, कोई मार्किंग नहीं देखते, जैसे कि इसकी बहुत सारी मार्किंग है, फूड्स के लिए अलग सारे बहुत सारे मार्किंग्स हैं, उन चीज़ों में से कहीं से भी कोई भी चीज़ मार्किंग हो नहीं देखते, बस वो एक अपना चाहते हैं और जो भी चीज़ उन्हें पसंद आती है तो चीपर प्राइस में उन्हें मिलती है वो वहाँ से वो ले लेते हैं। और इस चीज़ को हम कैसे पहचानें, डिटेक्शन क्या है, मेथड्स उसके लिए बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी में मैं चीज़ों को वहाँ पे चेक करवा सकता हूँ, पता कर सकता हूँ कि क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती है। लाइक वो चेक करेंगे कि उसमें से कौन सी केमिकल्स यूज हुई है, पेस्टिसाइड्स यूज हुए हैं, और बहुत सारे टेक्निक इसमें यूज होती है हमारे फूड एडिक्शन को चेक करने के लिए, डिटेक्शन के लिए। जैसे कि एक लेबोरेटरी में हमारे एक केस आया था, जैसे कि दूध में मेलामिन मिलाया जाता है, क्योंकि वो दूध की क्वालिटी को खराब नहीं होने देता, आप पानी कितना भी मिलाएं वो क्वालिटी वो इसी लेवल पे होती है। आप ऐसे देख के नहीं पकड़ सकते कि दूध में कोई मिलावट है, आपको टेस्ट भी वही आएगी, दूध की क्वालिटी भी वही मिलेगी, सारी चीज़ें वही आपको दिखेगी। तो ये लैब में पहले के टाइम पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो इन चीज़ों की देखते थे, थोड़ा सा उनके टाइम ये कम होती थी, और उनके टाइम में चीज़ें बहुत कम लेवल पे थी, फूड में मतलब मिलावट कम है, और यही ज़्यादा उन लोगों के टाइम पे रहती थी, चीज़ें सारी पेस्टिसाइड्स नहीं यूज होती थी। हमारे यहाँ मोस्टली ज़्यादातर हमारे खेतों में फसलों में यूज किया जाता है फूड को क्वालिटी को इम्प्रूव करने या फिर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए एक यूरिया को यूज किया जाता है, जो कि मुझे लगता है यूरिया एक पेड़ को ग्रो करने में ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ फूड थोड़ा सा उससे खराब होती जाता है मुझे पसंद। और इंश्योरिंग फूड सेफ्टी फ्रॉम फार्म टू फोर्क, मतलब हमारे किसान से हम तक वो फूड सेफ्टी में मेजरमेंट में वो ध्यान रखना कैसे आए हमारे पास, वो ऑर्गेनिक फूड हमारे पास कैसे है, वो हम इनहेंस कैसे सकते, उसमें हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, हमें खुद देखना पड़ेगा सारी चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सारी चीज़ें कोई भी नहीं कर सकता जब तक हम खुद जागरूक ना हो, हम खुद ना देखभाल करें उन चीज़ों की। उसके लिए फूड सप्लाई चेन होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे एग्रीकल्चर में होती है जो कि हम देखते हैं करते आ रहे हैं आज तक,
लेकिन अभी फूड में बहुत सारे जगह मिलावटें हर बार होती है। जैसे कोई फेस्टिवल आती है हमारे यहाँ, तो उस टाइम गवर्नमेंट ऐड हर हमेशा चलाती है कि आप गुणवत्ता देखे खाने की, मिठाई में मिलावटें हो रही है, उस चीज़ों को ऐड कीजिए, सारी चीज़ों को गौर करें। तो वो चीज़ें हमारे यहाँ हर बार ऐड होती है, बट कोई देखता नहीं है इस चीज़ को। वो जाते हैं, वो मतलब कोई भी शॉप पे गए, नॉर्मली बाय करके आए, देखे, उन्हें ठीक लगा टेस्ट में, बट वो क्वालिटी नहीं देखते हैं। क्वालिटी से हर हमेशा उन्हें इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पे एग्रीकल्चर में प्रैक्टिसेस बहुत सारे हैं, तो स्टोरेज के हैंडलिंग्स में भी हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कोई भी चीज़ हमारे पास है, किसान के पास तो एक बल्क में उस टाइम पे लेंगे फार्म से, बट वो एक हैंडल नहीं कर पाते उन चीज़ों को। वो एक सस्ते रेट में बेच देते हैं, जिनके पास वो स्टोरेज है वो स्टोरेज कर रही है, जिनके पास नहीं उनकी खराब हो रही है, बस चीपर प्राइस पे उन्हें बेचना पड़ रहा है। वो अमाउंट नहीं मिल रहा जो जिसके लिए उन्होंने अपनी इतनी मेहनत की है, उन्हें वो एक सेटिस्फाइंग अमाउंट मिल नहीं पा रहा अभी तक। और क्वालिटी हमारा उस वजह से इम्प्रूव भी नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रिजर्व हो रहा है, कुछ दिन रहा है, पैकेज फूड है, वो क्वालिटी दिन ब दिन हमारी खराब होती जा रही है। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अल्टरेशन, कैसे कैसे हम फूड अल्टर होता है हमारे यहाँ पे, क्या क्या उसके टाइप्स है, केमिकल अल्टरेशन, बायोलॉजिकल अल्टरेशन, फिजिकल अल्टरेशन। ये 3 अल्टरेशन है जिससे कि हम खाने को देख रहे हैं और कर रहे हैं। जैसे कि पहला केमिकल अल्टरेशन, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे केमिकल्स यूज होता है, मतलब जो दूध में मुझे लगता है पाया जाता है, ज़्यादातर यूज होती है दूध के मिलाने के लिए उसको। और कॉमन केमिकल है वो फॉर्मेलिन और ऐसे बहुत सारे केमिकल है, पेस्टिसाइड्स है, जो कि उतना तो मैं नहीं जानता, बट ये ये पेस्टिसाइड्स बहुत हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए भी, एज वेल एज खाने में, या फिर हम उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में भी आए तो वो प्रॉब्लम देती है। आर्टिफिशियल कलरिंग, जो कि आजकल फूड में बहुत ज़्यादा यूज होती है, खाने में कलर मिला के खाने को अच्छा दिखाने के चक्कर में काफ़ी हद तक हमारे हेल्थ के साथ कम्प्रोमाइज़ किया जाता है। और फिर बायोलॉजिकल अल्टरेशन, यहाँ पे हमारे जैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, कीटाणु हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि बायोलॉजिकली हमारे खाने को खराब करती है, इम्प्रूव नहीं रहने देती, लाइक इंसेक्ट्स आ गए, कुछ भी हो गई, तो वो प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। और फिजिकल अल्टरेशन जैसे कि फॉरेन सब्सटेंस सच एज स्टोन, कलर, इंसेक्ट्स कंपैरिजन और कंप्रोमाइजिंग सेफ्टी ऑफ क्वालिटी, सारी चीज़ें सेफ्टी के लिए कंप्रोमाइज होती है यहाँ पे, सारे इलाज भी होते हैं। जैसे दाल हम लोग खाते हैं, तो दाल में मार्केट में हमें मिलती है, वो स्टोन्स का उसमें मिलती है, चावल में स्टोन्स हमें मिलती है। अच्छे क्वालिटी के चावल से हम अगर ले रहे हैं पैक फूड में, तो शायद हमें बहुत कम देखने को मिले, बट एट द एंड हम 100% तो अभी भी वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं देखने को मिले। ISI मार्क पे भी हमें कभी कभी देखने को मिलता है कि अच्छे ISI मार्क है, बट वहाँ पे थोड़ी सी वो चेंजेस लाते हैं मार्क पे, और वो दिखाते हैं कि ये ISI मार्क है, बट वो रियल ISI मार्क या फिर नहीं होती वो मार्किंग के साथ थोड़े से छेड़छाड़ करके वर्ड्स छोटे लिख के वो पूरी तरीके से वो कस्टमर को दिखाते हैं कि मैं ये आपको मार्किंग का चीज़ें दे दूँ, सारी चीज़ें दे रहा हूँ, बट वो एक्जैक्टली वो चीज़ें नहीं होती, वो वहाँ पे चेंजेस होती हैं, सारी चीज़ें वो डुप्लीकेट होती है, या फिर कह लो कि आप वो अल्टर होती है सारी चीज़ों में, बट वो लोग वो मार्किंग आपको गलत दिखाते हैं और वो प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, और आपको लगता है कि मैं ये मार्किंग का चीज़ें ले रहा हूँ, सारी चीज़ मार्क्स है मेरे यहाँ पे, तो वो चीज़ें वहाँ पे गलत हो जाती है। इम्पैक्ट ऑफ फूड अल्टरेशन हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ती है हमारे यहाँ पे फूड अल्टरेशन का, जैसे कि हेल्थ मैं बता रहा कि फूड अल्टरेशन में गलत खा रहा हूँ, अल्टर चीज़ खा रहा हूँ, मिलावटी खाना खा रहा हूँ, तो उससे हमारे सेहत पे बहुत फर्क पड़ता है। लाइक आप बीमार भी हो सकते हो, आप ज़्यादा भी बीमार हो सकते हो अगर आप केमिकल्स ले रहे हो, मेलामिन और ये फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये सारे केमिकल्स बहुत आपके बायोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल सारे चेंजेस लाते हैं आपके बॉडी में। इकोनॉमिकल लॉस हमारी भी होती है इसके वजह से, फूड अल्टरेशन अफेक्ट करता है हमारे इकोनॉमी को, जो कि ड्यू टू सम ऑफ टाइम सॉरी सर, बट मैं अपना पीपीटी पूरा प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ टाइम इश्यूज से। थैंक यू सो मच। अशोक खरब, गदर मीडिया से एंड मिस्टर वेद प्रकाश पंचाल, रेवोल्यूशन इंडिया से, इनका भी तहे दिल से स्वागत है। Now I would like to call Ankit for his presentation.
We will continue, don't worry. Due to lack of time, first of all, I request to our director sir be on stage and give a token of respect to our Dr. Chilana sir. I request Dr. Chilana sir to say some few words. बालू साहब, प्रिंसिपल साहब, मैंने अभी सब कुछ तो बंसल साहब और एडीसी साहब ने बता ही दिया। एक ना मेरे को छोटा सा दृष्टांत याद आ गया, बैठे बैठे बाबूजी ने कभी मेरे को सुनाया था, मैं आपके बीच वो शेयर करना चाहूँगा। एक बार क्या होता है कि एक आदमी का काम नहीं चल रहा था, करियाने की दुकान होती है उसकी, और उसने बहुत कोशिश करी, उसका काम नहीं चला, तो किसी ने उसको एडवाइस किया कि थाने मंदिर में पंडित जी रहते हैं और वो भगवान को बहुत मानते हैं, उनसे मिल के आए एक बार। तो वहाँ पे चला गया तो देखा वो जय राम 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 पंडित जी कर रहे थे। पंडित जी को उसने कहा कि मेरा काम नहीं चलता, कई काम बदल चुका, करियाने की दुकान है वो भी काम नहीं चल रहा। तो उसने कहा कि भाई तोला सही कर। उसे समझ आ गई कि भाई मैं तोलने में गड़बड़ी करता था तो इसलिए मेरा काम नहीं चल रहा। तो उसने आया, उसने कहा कि अपने आप तोलो और ले जाओ। उसका इतना काम चल रहा, कोई ज्यादा ले जाता, कोई ज्यादा कम ले जाता, मतलब अपने आप लोग खोल के ले जाने लगे, उसका बहुत काम चल गया। जो उसके वो वाट थे ना, वो वजन वाले, वो भी उसने सोने के कर दिए। अब वो बहुत खुश हुआ, कहना मेरा बहुत काम चल गया। कहता उसको ध्यान आया कि मैं पंडित जी का धन्यवाद तो करना भूल ही गया। तो पंडित जी के पास वापिस आया, कहता पंडित जी क्या करूँ, ये मेरे बाट अब सोने के हो गए, कहना इसको नदी में फेंक दे। अब वो इतने सारे 1 किलो का, कोई 5 किलो का सोने का कैसे फेंकी। उसने कहा भाई पंडित जी ने कहा तो इसको मैं फेंक ही देता हूँ। तो उसने वो जाके फेंक दिए। थोड़े टाइम बाद नदी कम हुई, वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे, उसने देखा ये सोने के बाट तो उस बंदे के हैं, आए और उसको वापस दे गए। वो बड़ा हैरान हुआ, वापस गया पंडित जी के पास, कहना जो पहले था वो तेरा ऑनेस्टी नहीं थी उसके अंदर, ये तूने ऑनेस्टी से कमाया तो तेरा तेरे पास वापस आ गया। तो इन सब चीजों के साथ ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। थैंक यू। सोनिया ऑफिस आइए सर, एक ग्रुप फोटो लेते हैं। सर जी, सर हेलो, ये सर प्लीज come here. ISO is the organization which is a national standard body that interprets ISO.
मीन्स टू से PIF जिसकी बात आज हम कर रहे हैं वो इसका पार्ट है। 162 कंट्रीज थे आज के डेट में और 777 टेक्निकल कमिटीज और सब कमिटीज इससे जुड़ी हुई है और सभी मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेटली काम कर रहे हैं। प्राइवेटली मीन्स टू से किसी भी तरह की घूसखोरी या किसी भी तरह का फ्रॉड ना होगा। हम अक्सर देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका काम हमेशा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। हम देखते हैं कि रेलवे जो डिपार्टमेंट था अभी तक जब तक गवर्नमेंट ने था उससे बहुत सारे लॉस सहना पड़ रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा तो प्राइवेट सेक्टर को देता है तो उससे उनकी बहुत सारी जो कमियां थी वो बढ़ गई है और काम सही होने लगा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तीसरा पॉइंट है आप देख रहे हो पीछे, ओनली 1 मेंबर पर कंट्री। हर कंट्री से एक ही मेंबर इसका पार्ट बन सकता है और कोई सिलेक्टिविटी नहीं बनता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे हमारे कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो सिलेक्ट करेगी आप सभी में से कोई एक बंदा होगा जो अपने देश को रिप्रेजेंट करेगा 162 देश को। जल्दी से स्लाइड खत्म करते हैं। अब बात करते हैं आईएसओ स्टैंडर्ड एंड इम्पोर्टेंट। तो वेरी फर्स्ट इज द क्वालिटी कंट्रोल। तो आपको पता ही है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो वो अपनी क्वालिटी पर बहुत ही अच्छा ध्यान रखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल भी खराब ना हो। दूसरा डेटा सिक्योरिटी, ये अलग अलग फील्ड में ही घुसे हुए हैं। जैसे कि डेटा सिक्योरिटी में वो इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि अपना जो यूजर है उसका प्राइवेट डेटा कहीं भी लीक ना हो, उसको बिल्कुल ही सिक्योर करके रखना। और तीसरा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा। एक इस तरह का प्रोडक्ट बनाएं इस बेसिस पे और इस प्रमाण के साथ बनाएं कि वो एनवायरमेंट को कहीं भी अफेक्ट ना करे। अगला है ये प्रिंसिपल, जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो सबके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए ये 4 प्रमुख प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू द नीड इन मार्केट, वो मार्केट में देखते हैं किस चीज की नीड है और उसके ऊपर काम करते हैं। दूसरा बात ये है दे आर बेस्ड ऑन ग्लोबल एक्सपर्ट ओपिनियन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नए आइडियाज लेते हैं तो हमेशा ही ग्लोबल एक्सपर्ट ओपिनियन, मतलब एक ऐसे एक्सपर्ट से बात करते हैं जो वर्ल्ड क्लास पे बैठा हुआ है, किसी भी कोई उठाकर नहीं पूछ रहे हैं। मतलब सिलेक्टिव कोई बंदा होगा जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चुन करके गया होगा, उससे सजेशन ले रहे हैं, तो उनके सजेशन कितने कमाल के होंगे आप समझ ही सकते हैं। तीसरा है दे आर डेवलप थ्रू अ मल्टी स्टेक प्रोसेस। अब मैं आपको समझाता हूं मल्टी स्टेक प्रोसेस क्या है। मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस का मतलब है कि कंपनी कोई एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं चला रहा, मतलब कंपनी के स्टैक्स अलग अलग लोगों को दिया गया है ताकि सबकी हिस्सेदारी हो, सबकी सहमति हो। और आखिरी है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब ये होता है सहमति, सबके सहमति से कोई भी प्रोडक्ट बनता है और आगे बढ़ता है। अगला है पॉपुलर स्टैंडर्ड। इसके कुछ पॉपुलर स्टैंडर्ड्स हैं, आप जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन पे। आईएसओ ने अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किए 14001 दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के। ये जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो एनवायरमेंटल के ऊपर काम करता है। आप स्टैंडर्ड को एक तरह से लॉ की तरह समझ सकते हो। ये एक रूल बन गया है और उस रूल के अधीन होकर ये जैसे कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में देखेंगे। एक आईएसओ 45001 दैट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ये खासकर हेल्थ और सेफ्टी पर ही काम करेगा। इसी तरह से एनर्जी मैनेजमेंट है, इसी तरह से एंटी डिलीवरी मैनेजमेंट या सोशल रिस्पांसिबिलिटी है। बात करते हैं सर्टिफिकेशन प्रोसेस। सपोज मुझे चाहिए, मैं बनना चाहता हूँ आईएसओ का पार्ट, तो मुझे सर्टिफिकेट लेने के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे सबसे पहले इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करेंगे, कंपनी देखेगी कि मेरे कंपनी का प्रोडक्ट उस सारे पिरामिड को फॉलो करती है कि नहीं जो आईएसओ का पार्ट बनने के लिए होना चाहिए। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन, अगर नहीं है, अगर मेरा कंपनी को प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो मुझे वो करने को कहेंगे। और तीसरा ऑडिट, इसका मतलब ये होता है बाहर से कोई बंदा आएगा और चेक करेगा कि मैंने सारे चीजें फुलफिल कर रखी है और फिर उसके बाद लास्ट है इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड इकोनॉमी। ये जो आईएसओ है ये ग्लोबल ट्रेड इकोनॉमी में काम कैसे कर रहा है। ग्लोबल से मेरा मतलब है विश्व स्तरीय, नॉट कोई नेशन ना कोई स्टेट, ये विश्व स्तरीय बात की है। तो इम्पैक्ट कैसे डालना है, तो सबसे पहला है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यू जैसे मार्केट में डिमांड आएगी उस हिसाब से वो प्रोडक्ट की सप्लाई करेंगे। दूसरा है कोलैबोरेशन, ये अलग अलग बिजनेसमैन से पैसे वालों से कोलैबोरेट होते रहते हैं ताकि उनका ऑर्गेनाइजेशन फ्रीली चलता रहे। तीसरा है ग्लोबल इम्पैक्ट। थैंक यू वेरी मच।
Dear sir, principal sir, all teacher and my dear friends. तो एक बार बता दो आज क्या है? और स्टैंडर्ड कब है? तो वो आज नहीं वो कल है। My name is Vishal. I am a fifth standard student. आपको दो चीजों का नाम एक तो है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडियन है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अपना। ISO के बारे में अंकित ने बता दिया, तो मैं अब BIS के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इंट्रोडक्शन। BIS है, BIS एक्ट 2016 आपको हो गई आया तो 1986 में था, तो ये ब्यूरो एक्ट 2016 है क्यों, है ना? 1986 में आया था, पर इसको 2016 में बदल दिया गया था। 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 2016 में फोर्स में आया था, तो इसीलिए इसको BIS एक्ट 2016 कहते हैं। स्टैंडर्ड की शुरुआत हमारे ब्रिटिश से होती थी। ब्रिटिश के टाइम में भी स्टैंडर्ड थे। उस टाइम पे इसका नाम था इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। सर कुछ गलत हो तो आप राइट कर देना। ब्रिटिश के टाइम में चलता आ रहा, ब्रिटिश का टाइम तो मतलब 6 जनवरी 1947 में इंडिया ने अपने ISI को बनाया था। अब इंडिया के स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं। इंडिया की दो चीज बनेगी, इन स्टैंडर्ड में बनेगी। फर्स्ट डायरेक्टर थे डॉक्टर लाल सी वर्मन, ठीक है ना सर? डॉक्टर लाल सी वर्मन थे। BIS को 26 नवंबर 1986 में पोस्ट में लाया गया था। उसके बाद BIS स्टार्ट हुआ था। BIS की हिस्ट्री फंक्शन देख लेते हैं BIS के। स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, सेल्स ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, कंपल्सरी रजिस्टर स्कीम, बहुत सारे हैं। BIS ने कुछ चीजों के लिए कंपल्सरी कर रखे कि कुछ चीजों में कंपल्सरी होना चाहिए। कुछ चीज है तो क्वालिटी के Bureau of Indian Standards. The Bureau of Indian Standards (BIS) is a national standard body of India under Department of Consumer Affairs. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India. It is established by the Bureau of Indian Standards. It is established by the Bureau of Indian Standards Act 2016 and it was came into effect on 12 October 2017. The Minister in charge of the ministerial department having administrative control of the BIS is the ex-officio president of the BIS. BIS has 500 plus officers working as certification officers. The BIS through its core activities of standardization and conformity assessments has been benefiting the national economy by providing safe environment, reliable and quality goods, minimizing health hazards to consumers, protecting the environment, promoting exports and import substitutes. The standards and certification schemes of BIS, apart from benefiting the consumers and industry, also support various policies, especially in the product safety, consumer protection, food safety, digital India, and construction, etc. The main activities of BIS can be broadly grouped under standards formulation, introduction activities, product certification, hallmarking, regulatory services. The main activity is hallmarking of jewelry. The main activity of hallmarking gold jewelry was started by BIS in April 2000 to provide the third-party assurance to consumer on the purity of gold jewelry or its fineness. The scheme of hallmarking of silver jewelry artwork was launched in October 2005 under the hallmarking scheme and applying hallmark. Thank you and have a nice day. Hello my dear friends, my name is Sakshi and I am currently pursuing BBA. Today I would like to address the importance of Food Safety and Standard Authority of India, commonly known as FSSAI. FSSAI play a vital role in ensuring the safety and quality of food products in our country. First and foremost, FSSAI was established to safeguard public health by regulating and supervising the manufacturing, storage, distribution, import and sale of food items. Its primary mission is to ensure that the food we consume is safe and wholesome to the prescribed standards. One of the key functions of the FSSAI
safety regulations. These regulations are designed to set the standard for food products, establish labeling requirements, and control the use of additives and contaminants in food. By doing so, FSI ensures that consumers can make informed choices about the food they buy and consume. FSI also play a role in promoting food safety awareness and education. It conducts various training programs to educate the businesses, stakeholders, and the general public about safe healthy practices. This empowers individuals to make safe and healthy food choices and encourages food business to maintain high standards. Another crucial aspect of FSI work in food testing and inspection. It conducts regular inspection of food manufacturing and units and distribution centers to check the compliance with safety standards. The agency also conducts food sampling and testing to detect any adulteration and contaminants, taking swift action when violations are found. In recent years, FSSAI was also embraced technology to enhance transformation and efficiency. It was introduced to streamline the process of obtaining license and permits for food businesses. The digital platform made it easier for food entrepreneurs to comply with regulations and reduce bureaucratic hurdles. In conclusion, the Food Safety and Standard Authority of India play a role in safeguarding the health as well-being of the Indian population through its rigorous regulation, education initiatives, and enforcement efforts. FSI ensures that the food we consume meets high safety and quality standards. It is an indispensable guardian of our nation's food supply, and its work deserves our recognition and support. Thank you and have a nice day. Respected chief guest sir, respected principal sir, respected teachers, and all my dear friends. My name is Anjali. I am from BBA third semester from GEAN Institute of Engineering and Technology. Today I am present here to share my views on ISI mark. ISI mark तो तुषार भैया ने presentation पे दिखाई दिया क्या होता है. Now I discuss about ISI mark. The ISI mark is the standard compliance mark for industrial product in India since 1950. The mark certifies that this product conforms to an India standard developed by the Bureau of Indian Standards, the National Standard Body of India. The ISI mark is by far the most certification mark in the Indian subcontinent. The ISI is an initialism for Indian Standard Institute. The name of the National Standard Body at 1 January 1978 when it was renamed to the Bureau of the Indian Standard. The ISI mark is mandatory for a certain product to be sold in India, such as many of the electrical appliances like switches, electric motors, wiring cables, heaters, kitchen appliances, etc. and the other products like coal, flat cement, LPG wells, LPG cylinders, automotive tires, etc. In the case of the most other products, ISI marks are optional. Now, why the license is required? Registration of the mark is mandatory for the manufacturer of product or goods. A product having ISI insurance that the product is safe to use. The customer gives assurance to customer the product is of good quality. However, ISI helps to maintain a good relationship between the manufacturer and the customer. Now, the process of the ISI mark license. First is advertising for the document required. Second, preparation of document as per application and list of documents. Third, application file. Fourth, inspection by the development if required. Fifth, license department. Sixth, license issued. Seventh, yearly compliance if applicable. Eighth, renewal when due. Thank you. Have a nice day. It is the compass of guiding us toward the excellence of connected world. A very cool and charming good morning to all of you present here. I am Sarita from BBA First Step. First of all, I would like to thank to all the faculty of Jait College, distinguished guests, respected seniors and my classmates. Thank you for joining me today. Today, I want to discuss a very crucial topic that affects our industry in the era of Industry 4.0, innovation in quality assurance and standardization. Innovation in quality assurance and standardization is a vital ensuring that our products and services are of high quality and are safe and functioning as intended.
coordinated. Here some key features of innovation that INFID includes are digital quality control, artificial intelligence, human machine learning, innovation in industry, green and sustainable collaboration, artificial virtuality and real virtuality, etc. Now question is arise, what is Industry 4.0 and why it is important? Industry 4.0 is a comprehensive, interlinked and holistic approach that helps to manufacturing and allow for better collaboration in the access area, department, partners, people, vendor products, etc. Industry 4.0 is characterized as digital technology and holistic advancement for manufacturing. It helps for manufacturing and better collaboration. It connects digital with physical and allows for better collaboration. It has some brief on data-driven quality, manufacturing, cybersecurity, sustainability, human machine learning, etc. Innovation in quality assurance and standardization is just not about technical, but also commitment to adapt and excel. Let's collaborate for a better connected future in Industry 4.0. Innovate, elevate, standardize. The trifecta of industry excellence. At last, I would thank especially to the guests from the bottom of my heart. Thank you for joining us today. Have a nice day. Now I welcome the principal sir, please come and take forward for remarks. Thank you for giving me this opportunity, and it's my pleasure to introduce myself. My name is Aditi. I am from BTech at CHAI. Today I would like to express my views on BIS role in computer science. आप सबने BIS के बारे में भी काफी सबसे सुना ही है कि BIS क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं। अब मैं आपको उसका रोल बताऊंगी हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर कि वो कैसे काम करते हैं। The Bureau of Indian Standard plays a significant role in field of computer science and information technology in India, developing and maintaining standards that helps ensure the quality, safety, and interoperability of products and systems. Here are some key aspects to the role of BIS in computer science. Firstly, development of IT-related standards. BIS is responsible for developing and maintaining standards related to information technology, including hardware, software, and services. These standards cover a wide range of topics such as computer hardware specifications, software development practices, data security, and more. Second one is quality assurance. BIS standards in the field of computer science help ensure the quality of products and services. These standards provide guidelines and requirements